हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से कैसे कैसे यूज करते हैं इसके बारे में है। ये चैप्टर 3 सेगमेंट के अंदर बटा हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एवरेज करंट के बारे में और आरएमएस करंट के बारे में। देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी। इलेक्ट्रिक करंट लोग जानते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई की डेफिनेशन आप लोगों को याद है। आई की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? dq/dt। और आई एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल चार्ज जो भी फ्लो कर गया डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये डेफिनेशन है एवरेज करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का। करंट को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने पहले ले रखी है। बेसिक आइडिया सारा पढ़ रखा हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन में। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसकी टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। पॉजिटिव साइड में यूनिडायरेक्शनल करंट है। करंट में गेट फ्लक्चुएटेड बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। आई सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के साथ आ रहा है। ये डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? जिसमें करंट की जो डायरेक्शन हो वो भी चेंज हो, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज ये है कि इसे स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते होते हैं, जो इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जब आप किसी अप्लायंस के अंदर करंट को यूज करते हो तो ठीक है, आपको 220 वोल्ट की वैल्यू के सारे अप्लायंस आपके पास बने हुए हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है वहां से उसे हमारे हाउस होल्ड तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एनर्जी को भेजना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो वायर्स के थ्रू आती है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जब वायर्स के थ्रू आती है तो फिर क्या होता है? I/R के हिसाब से हीट डिसिपेशन होता है। I/R के हिसाब से हीट का डिसिपेशन होगा तो हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि करंट की वैल्यू कम से कम हो। अब करंट की वैल्यू कम कब होती है? जब हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है। हाई वोल्टेज आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट की लाइन घरों में आती है, लेकिन जो बड़ी लाइंस होती हैं वो 11000 वोल्ट की, 22000 वोल्ट की, 33000 वोल्ट की होती हैं। कभी सुनो 11 केवी की लाइन, 33 केवी की लाइंस होती हैं। तो इतने किलो वोल्ट की लाइन पर वेरिएंस होता है कि करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और I/R के जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फिर लाके किसी एक स्टेशन से जहां पे प्रोडक्शन हो वहां से सब स्टेशन तक लाके उसे वापस स्टेप डाउन करके फिर हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो अल्टरनेटिव करंट का एडवांटेज क्या है? इसे स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। अल्टरनेटिव वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और डायरेक्ट करंट को यूज हमारे घरों में मैक्सिमम अप्लायंसेस में डायरेक्ट करंट ही होता है यूनिडायरेक्शनल है। अब उसको एक ही डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं, जो कभी आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कि यूनिडायरेक्शनल कैसे कर लेते हैं इस करंट को। फिलहाल पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हमारे को रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है। ये हमें समझ में आ गया कि एसी और डीसी दो चीजें होती हैं और हमें इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। आई एवरेज की डेफिनेशन आपको बता दी है। अब आप लोगों को एवरेज की डेफिनेशन पता लग गई है तो यहां से आई एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है आपके सामने? आई एवरेज की वैल्यू है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dq और इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dt। dq का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ i dt। आई एवरेज का मतलब हो गया i dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। जरूरी नहीं कि आई का एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो ये चीज होती है। जैसे वेलोसिटी का एवरेज निकालना हो तो v dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन। v dt का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, सोशल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना हो
किसी भी चीज का एवरेज जो निकाल रहे हैं, फिलहाल टाइम एवरेज निकाल रहे हैं तो dt dt, पोजीशन एवरेज निकालना हो तो dx dx आ जाएगा। तो एवरेज जैसा भी हो, ये करंट का एवरेज वैल्यू आ गया। वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? v dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन। इस पूरे चैप्टर में जब एवरेज की बात आएगी तो टाइम एवरेज चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एवरेज की डेफिनेशन ये है, समझ में आ गया तुम सबको? इसको नोट कर लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन दी है, क्या फायदा है इसी का वो बताया आप लोगों को। इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग एवरेज वैल्यूज निकालना सीखेंगे और आरएमएस वैल्यूज निकालना सीखेंगे बच्चों। देखते चले जाएं, आसान आसान सी चीज है। अब आई के फंक्शन हमें दिए होते हैं, जैसे मैं तुम्हें कहा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये गिवन है। कहता है इसका फाइंड एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल या फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, where omega is angular frequency, t is time period। अब क्योंकि हम लोगों ने SHM पढ़ रखा है तो हमें कहा गया इसका एवरेज निकालना है, लेकिन पहले बता दूं आपको मैं इसका I वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। इसका I वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा रहा होगा जिसमें ये इस करंट की पीक वैल्यू है, ये इसका टाइम पीरियड आ गया कि एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, और I की वैल्यू माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट इंटीग्रेशन फ्लक्चुएटिंग है। क्या पूछा गया है? इसका पॉजिटिव हाफ का या फर्स्ट हाफ का एवरेज निकालना है। ये दोनों बातें एक लिख दी, ये फर्स्ट हाफ का मतलब या फिर पॉजिटिव हाफ एक ही बात है, तो इसे इरेज कर देता हूं। इसका एवरेज निकालना है तो क्या होगा, हमने अभी बात की कि आई एवरेज निकालना है तो ये होगा आई dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन। आई का फंक्शन आपको गिवन है इस पर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई एवरेज निकालना है तो जिस लिमिट में निकालना है उस लिमिट को लगा दो, 0 से t/2 0 से t/2 टाइम लिमिट ही आएगी। यहां पर आई का फंक्शन रखा आपने आई नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे इसका इंटीग्रेशन t/2 आएगा बच्चों, राइट। आई एवरेज की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट, ये 2/t तो पढ़ेंगे यहां पे। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा, माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा, ठीक है जी। इस ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाय कैपिटल T आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू t/2, वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। 2i0/t यहां पर आ गया 2 पाई बाय t, सही है जी। ओमेगा की जगह लिखा है, ये नेगेटिव निकालना निकाल लो या फिर पढ़ा रहने दो, माइनस cos t/2 2 पाई बाय t इनटू t/2, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस cos 0 आ गया समझ में। लिमिट लगा दी, पहली चीज नेगेटिव हो जाएगी, बाद में चीज पॉजिटिव बन जाएगी। ये t से t 2 से 2 कैंसिल हुआ तो cos पाई, माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 ये बनेगा और माइनस ये पड़ा तो प्लस 1 2 बन गया। t से t कट गया था, 2 से 2 कट गया था लेकिन 2 फिर से आ गया, तो 2i0/पाई, ये i एवरेज की वैल्यू आ गई हाफ साइकिल की, 2i0/पाई। समझ में आ गया तुम सबको? बोल दीजिए, सबको क्लियर हो गया? अगर v का फंक्शन v0 sin ओमेगा t गिवन होता तो v का एवरेज भी कितना आता, 2v0/पाई, इसी हाफ साइकिल का एवरेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज। अगर ये फंक्शन cos का होता, अगर ये फंक्शन cos ओमेगा t प्लस फाई का होता, फिर cos ओमेगा t का होता
तो भी एवरेज ये आपका परसेंट नेगेटिव आ जाता, क्योंकि cos ओमेगा टी का क्या होता है, ये सिचुएशन होती है, ग्राफ कैसा बनेगा, cos ओमेगा टी केस में इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल का निकालोगे तो आंसर अलग आएगा, ये ध्यान रखना। cos ओमेगा टी के फंक्शन का कैसे अलग आएगा, चेक करना डियर। cos ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा ऐसा, एक साइकिल का, समझ के बात करना। इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल का एवरेज 0 आएगा, यू कैन सी इट एरिया अंडर कर्व से। इसके अंदर t/4 से 3t/4 का एवरेज जो आएगा वो 2v0/पाई आ सकता है, नेगेटिव आएगा। फंक्शन देख के जवाब देना है। इसका आंसर आप तब तक नहीं बता सकते जब तक फाई की वैल्यू गिवन नहीं है कि 0 होगा या नॉन जीरो, तो पक्का आएगा, क्योंकि फाई पे डिपेंड करेगा कि कितना फेज एंगल है। समझ में आ गया तुम सबको क्या? सभी को समझ में आ गया होगा कैसे फंक्शंस के एवरेज बताए जा रहे हैं। अगर ये फंक्शन हुआ तो वो एवरेज यही आ रहा है। cos ओमेगा टी केस में फर्स्ट हाफ साइकिल, तो फर्स्ट हाफ साइकिल तो कितना बना का एवरेज 0 आएगा, भूल मत जाना, ये 0, ये IT या BT ग्राफ हो सकता है। फाई होगा तो वैल्यू में लेके चलनी पड़ेगी, किस वैल्यू से किस वैल्यू तक निकालना है। इसमें भी एवरेज 0 आ सकता है हाफ साइकिल का, लेकिन कौन सा हाफ साइकिल पिक करोगे, अगर t/4 से 3t/4 का साइकिल का एवरेज लोगे तो t/4 से 3t/4 का इसका रिजल्ट आएगा। कंप्लीट साइकिल का एवरेज कितना आएगा, कंप्लीट साइकिल का एवरेज 0 आएगा। क्या फर्क आ जाएगा, 0 से t इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड i का एवरेज विल बी 0। जब 0 से t इंटीग्रेट करोगे तो ये cos 2π बचेगा, cos 0 बचेगा। cos 2π +1 होता है तो -1 + 1 0 बन गया, तो i एवरेज विल बी 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। पता लग गया कि कैसे एवरेजेस निकालने हैं। लेकिन i का फंक्शन सिर्फ ये दे रखो जुड़ी नहीं है, अब कुछ और फंक्शंस भी ले लेते हैं जिनके हमें एवरेज निकालने हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। I = I0 sin ओमेगा t या V = V0 sin ओमेगा t का एवरेज फॉर हाफ साइकिल, एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, दो क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेना। हाफ साइकिल का एवरेज निकाल दिया, कंप्लीट साइकिल का एवरेज 0 प्रूव हो जाएगा, हम बता दिए बीच में आपको मैंने, ठीक है। एक तो फंक्शन और ले रहे हैं। अब ये जो एवरेज निकालने वाली जिन चीजों की मैं आपके सामने, इट इज नॉट नेसेसरली कि ये सारे के सारे एसी हो सकता है फ्लक्चुएटिंग डीसी दे दूं मैं और फ्लक्चुएटिंग डीसी की वैल्यूज आपसे पूछूं। फंक्शन दिया हुआ सपोज कीजिए आपको I = I0 e⁻t/τ, ये फंक्शन दे दिया। बोला गया है फाइंड एवरेज करंट फॉर इंटरवल 0 to τ सेकंड्स। अब मैं मानूंगा कि इसका ग्राफ जो होता है वो तो ऐसा होता है। अब ये तो फ्लक्चुएटिंग डीसी है, लेकिन हमसे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक का एवरेज मांग लिया कि एवरेज में निकालना आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एसी का क्वेश्चन डीसी क्वेश्चन, हमें तो वर्डिंग पे जाना है। फाइंड एवरेज करंट फॉर दिस इंटरवल, तो हो जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है। एवरेज करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I dt का इंटीग्रेशन जो भी लिमिट दे रखी है डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन उस टाइम लिमिट का, ये I0/τ तो अलग ही हो गया। इसका इंटीग्रेशन e⁻t/τ -1/τ और आएगा, लिमिट फ्रॉम 0 to τ। ये टॉ तो कट गया लेकिन -I0 पड़ा है, ये टॉ कैंसिल होने के बाद माइनस पड़ा है। यहाँ लिमिट लगाओगे तो e⁻−1 0, e⁻0 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव अंदर ले जाओ तो वैल्यू कितनी आ गई, I0, ये 1/e था, ये 1 पॉजिटिव, 1 - 1/e। नोट कर लीजिए सारी चीजों को जी। कैसे एवरेज फंक्शन निकालना है करंट या वोल्टेज का आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये करंट के फंक्शन हो, ये वोल्टेज के फंक्शन दिए हो सकते हैं। तो सेम तरीके से 0 to τ के लिए इसका एवरेज जो डिफाइन होगा वो भी यही डिफाइन होगा इस इंटरवल
एवरेज पूछा गया है, जो पूछा था उसका एवरेज उसी के फॉर्मेट में निकाल दीजिए। क्लियर हो गया जी सबको? हटा रहे हैं। एवरेज करंट की और एवरेज वोल्टेज की बात की है। फंक्शंस और बहुत सारे हो सकते हैं जिनका एवरेज आपको निकालना आना चाहिए। एक फंक्शन और लीजिए, v इक्वल टू वी नॉट या फिर a प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये गिवन है 0 टू t/2 तक का एवरेज निकालना है। ओमेगा इक्वल टू 2 टी गिवन है। क्या निकालना क्या है? फॉर इंटरवल 0 टू t/2 v एवरेज निकालना है। आप अपनी कॉपी में निकाल लीजिए। फंक्शन आपको मालूम ही है, डेफिनेशन बनेगी v dt का इंटीग्रेशन 0 टू t/2 डिवाइडेड बाय t/2। समझ में आ गया आप सबको? t/2 तो है ही है, तो a प्लस बी साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय 2/t। ये 0 से t/2 2/t, इसका इंटीग्रेशन हो गया at प्लस b cos ओमेगा t बाय ओमेगा। ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा यहाँ पे। हो गया इंटीग्रेशन 0 टू t/2। बस सॉल्व हो गया। वैल्यूज पुट करनी है। ये 2/t तो पड़ा ही है, यहां से भी इसको और सॉल्व करेंगे तो v एवरेज आ गया 2/t अंदर a t/2। ये लिमिट तो फिट होगी, 0 हो जाएगी। यहां आ जाओ t/2 में, जब यहां 2π/t रखोगे, यहां पर 2π/t रखोगे और यहां पर भी 2π/t रखोगे, तो यहां पर क्या बनेगा? हम लोगों को मालूम है 2π/t के बाद ट्वाइस का फैक्टर आएगा, तो ये बनेगा 2p/π। a प्लस 2b/π। सारा सॉल्व करने के बाद एक t का फैक्टर और बचेगा, पूरा लिखना ही पड़ेगा इसको एक बार। ये सॉल्व करने के बाद लिख देंगे 2b/π। b/ओमेगा पड़ा था, ये बचेगा एक बार b/2/2। यहां पर लिमिट रखोगे तो cos π वाला फैक्टर लग गया, आ जाएगा ट्वाइस आ जाएगा। समझ में आ गया जी? ये 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो एक तो a बचेगा और एक 2b/π बचेगा। समझ में आ गया क्या बोल सकते हो? इसका ग्राफ समझ में आता है क्या तुम्हें? इसकी वैल्यू जो होगी वोल्टेज की टाइम के साथ, हमें पता नहीं कि a और b में से बड़ा कौन सा है। इफ a ग्रेटर देन b हुआ, इफ बोल रहा हूं, तो इसकी रेंज a माइनस b से लेकर a प्लस b के बीच में फ्लक्चुएटिंग रहेगी। ये a हो गया, तो साइन का ग्राफ इसके पीछे बना लो। ये टेम्परेट t आ गया, बात समझ में आ गई ना? t इक्वल टू 0 पर वैल्यू a है, फिर जब ये 90 बनेगा एंगल a प्लस b तक वैल्यू जाएगी, फिर वापस 0 होगा, फिर a माइनस b तक जाएगी वैल्यू, फिर वापस 0 होगा। यानी इस फंक्शन का आपने एवरेज निकाला है। ये dc है ac है, अगर सब पॉजिटिव साइड में दिखा रखा है तो फ्लक्चुएटिंग dc है। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव अप्लाइड रही है, यूनिट डायरेक्शन वोल्टेज अप्लाइड रही है। समझ में आ गया तुम सबको? ध्यान से नोट कर लीजिए। बारी आपकी है अब। बारी आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, जिसे आप शो करेंगे VRMS
या फिर आई आर एम एस से। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का मतलब जो भी आपको वोल्टेज का फंक्शन दे रखा है पहले उसका स्क्वायर करें, पहले स्क्वायर, फिर उसका मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के लिए प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कीजिए और उस फंक्शन को स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताऊंगा आपको, और बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस। फॉर्मूला समझ में आ गया वी आर एम एस का क्या बोला है? पहले क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है, तो इसे बोलेंगे वी आर एम एस। आई आर एम एस का फंक्शन क्या बनेगा, क्यों बनेगा, कारण बताना है अभी, लेकिन आई आर एम एस क्यों डिफाइन करो बताना है अभी, लेकिन है क्या, पहले आई की जो फंक्शन देना है उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका टाइम मीन लेना है, जो भी टाइम लिमिट दे रखी है उसको टाइम मीन लेना है। उस टाइम लिमिट मीन लेने के बाद फाइनली क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फाइनली रूट लिया। यानी वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, राइट? समझ में आई बात? या आई आर एम एस का स्क्वायर कितना है, आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन। डेफिनेशन क्या होती है थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे डिफाइन किया गया, क्यों डिफाइन किया गया, आगे जाकर चैप्टर में और डिस्कशन में आएंगी चीजें अपने आप। फिलहाल वैल्यू देखिए कैसे निकालनी है वी आर एम एस या आई आर एम एस की। फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। लिख लिए फॉर्मूला आप लोगों ने, तो चेक करें जी। सीधे सीधे फंक्शन दिए होंगे, उनकी आरएमएस वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। लेट मी सी क्या कह रहे हैं, देखिए v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t का गिवन है आपको, ये गिवन है, कहता है where omega equal to 2 pi by capital D, find VRMS for one cycle. Find VRMS for one cycle. इसका मतलब आपको निकालना है v स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। ये VRMS स्क्वायर की डेफिनेशन होगी। लास्ट का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग। इसका VRMS स्क्वायर हमने लिख लिया है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो देखते जाइए VRMS स्क्वायर किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर का मतलब v नॉट स्क्वायर, अंदर आ गया sin स्क्वायर ओमेगा t dt 0 से t टाइम तक डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन t, राइट? sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 लिख के किया जाएगा। इंटीग्रेशन लेते चले जाएं, v नॉट स्क्वायर बाय t, ये ट्वाइस आ गया, इस 1 का इंटीग्रेशन t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, राइट यार? 1 का ये तो 2 पहले बार लिख लिया बच्चों मैंने, 1 का इंटीग्रेशन dt का क्लियर कर ले तो t cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, ये वाला मल्टीपल अपॉन में लिमिट फ्रॉम 0 टू t, लिमिट देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, v नॉट स्क्वायर बाय 2t, लिमिट देखते जाना भैया, t आ गया माइनस sin, चेक करना t पुट करोगे तो sin 4 पाई, राइट? ये t पुट किया तो क्या बन जाएगा sin 4 पाई, 0 पुट करोगे तो माइनस का 0 प्लस का sin 0 बाय 2 ओमेगा, ये 0 पुट किया तो sin 0 बाय 2 ओमेगा, sin 4 पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, ये भी 0, तीन टर्म 0 होगी, t से t कट गया, तो VRMS स्क्वायर की वैल्यू आ गई v नॉट स्क्वायर बाय 2, या VRMS की वैल्यू आ गई v नॉट बाय 2, ये VRMS की वैल्यू आ गई v नॉट बाय 2। समझ में आ गया क्या? इस रूट मीन
स्क्वायर वैल्यू को चेक कर लो, व्हाट इट इज Vrms, क्या ये सब नाम पता होना चाहिए। V नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और Vrms को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। या इसके नाम और भी हैं, इसे बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू या फिर बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। अब 220 वोल्ट की जब एसी कहा जाता है तो 220 वोल्ट की एसी का मतलब वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं है। हम क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की एसी आती है, तो 220 वोल्ट वैल्यू पीक वैल्यू नहीं होती है। वो कौन सी वैल्यू है? इफेक्टिव वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू जो हमारे घरों में आती है। अब अगर पीक निकालना पड़ जाए ऐसे फंक्शन के लिए, ऐसे किसी करंट फंक्शन के लिए, तो आप देखिए V नॉट की वैल्यू क्या आएगी? √2 टाइम Vrms। अगर Vrms 220 वोल्ट हुआ तो V नॉट की वैल्यू आएगी लगभग 311 वोल्ट की। ये 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी ली जाए तो 220 वोल्ट की डीसी का मतलब 220 वोल्ट की डीसी है, कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन है, लेकिन 220 वोल्ट की एसी का मतलब उसका जो पीक होगा वो 311 वोल्ट में जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। सबको बात समझ में आ गई कि 311 वोल्ट की जो बात बताई अभी, ये पीक वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू को क्या कहा जाता है? इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है। इसको ये भी लिख सकते हैं, आपको पता है 1/√2 का मतलब 0.707 V नॉट, या Vrms को यूं लिख सकते हैं Vrms इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक। This is the different forms to write Vrms for this function. Keep in mind इस वोल्टेज के लिए आपने ये फंक्शन प्रूव किया। ऐसे अगर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t गिवन होता फिर तो Irms की वैल्यू I नॉट बाय √2 ही आनी थी मुझे। cos ओमेगा t लिखा होगा तो भी फंक्शन ही आना था, वो बन जाता cos स्क्वायर ओमेगा t, 1 प्लस आता, प्लस आता भी तो भी ये तीन टर्म जीरो बनती। आगे समझ में? ध्यान से लिख लीजिए कैसे आरएमएस और को डिफाइन करना है, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। आरएमएस को डिफाइन कैसे किया गया मैथमेटिकली आपके सामने है, नोट कर लीजिए सारी चीजें। तुम सबने जवाब दो भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें। आगे चेक करते हैं और कौन कौन से फंक्शन है जिनके आरएमएस हमें निकालने पड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन के अलावा कुछ खास बात नहीं है। जैसे किसी ने फंक्शन दिया I इक्वल टू I नॉट e रेज़ पावर माइनस t बाय 2, कहा गया फाइंड Irms इन इंटरवल 0 to 2 सेकंड्स। तो Irms स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to 2 डालनी पड़ेगी क्योंकि उस इंटरवल का पूछा गया। लास्ट में स्क्वायर रूट लेना भूल मत जाना। तो Irms स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? या तो आ गया I नॉट स्क्वायर बाय टॉ ये वाला, और ये बन गया e की पावर माइनस 2t बाय टॉ का इंटीग्रेशन, तो यही होगा, ये माइनस 2 बाय टॉ लिखा हुआ है। यहां लिमिट लगानी है 0 to टॉ, ये टॉ से टॉ कट गया, ये बच गया I नॉट स्क्वायर बाय 2
टॉ लिमिट लगाओगे तो e की पावर -2 माइनस e की पावर 0 और एक नेगेटिव बाहर पड़ा है, ये IRMS का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव अंदर ले जाओ तो 1 माइनस 1 बाय e स्क्वायर, तो I नॉट स्क्वायर बाय 2 e स्क्वायर माइनस 1 बाय e स्क्वायर, ये IRMS का स्क्वायर था, सारे का अंडर रूट ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अभी स्क्वायर लिख लो, फिर लिख लो IRMS इक्वल्स टू I नॉट e स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 e स्क्वायर अंडर रूट, I नॉट बाय 2 बाहर आना चाहिए, एक ही बात कुछ कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं हो, खुद करके देख लेना। यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो -2t बाय 2 बनेगा, या -2 बाय 2 आने था तो 2 बचेगा यहाँ पे, इस 2 को बाद लेके I नॉट बाय 2 लिखना चाहिए, एक ही बात है अलग से, दिस विल बी योर आंसर। कैसे IRMS की वैल्यू आ रही है आपको पता लग गया। तो फर्स्ट सेगमेंट यही है कि कैसे VRMS कैसे IRMS निकालने होते हैं। दोबारा से देखिएगा इस चीज को, इस आर्टिकल को समझिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल हैं, ध्यान दीजिएगा। वापस एक बार IRMS को डिफाइन कर रहा हूं, जो फॉर्मूला लिखा उसको दोबारा से लिखना है, पहचान लीजिएगा। IRMS की वैल्यू लिखी थी हमने, स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी हमने, I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, राइट डियर। IRMS स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बराबर I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। IRMS स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन इक्वल टू I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, ये I फंक्शन चल रहा है, ये एक वैल्यू चल रही है IRMS। IRMS स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t टाइम तक का केवल मान लीजिए इक्वल्स टू I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, रेजिस्टेंस R से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां से मैं IRMS की डेफिनेशन बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। IRMS की डेफिनेशन क्या है, दो सेम काइंड ऑफ रेजिस्टर ले लीजिए R, एक में DC फ्लो करवाइए और एक में फ्लक्चुएटिंग वाली वैल्यू जो होती है उसे फ्लो करवाइए, चाहे डायरेक्शन बदल रही हो चाहे नहीं बदल रही हो। AC करंट आ गया, 0 टू t टाइम के लिए करवाइए, जो भी टाइम इंटरवल लेना है सेम टाइम के लिए करवाइए, कहने का मतलब ये है। तो इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तुम कहोगे इसमें हीट प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन 0 से t टाइम तक का, क्योंकि ये तो I वेरिंग है, ये I DC कांस्टेंट है, तो इसमें हीट कितनी आएगी I स्क्वायर R t हीट आ जाएगी, या लास्ट में सिर्फ इस चीज को dt के इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दो, और इन दोनों हीट को बराबर रखना होगा। डेफिनेशन है ये वाला I AC वाला और ये वाला I DC वाला है। अब ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, अभी R से R तो कट ही जाएगा, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही, क्योंकि इस चीज को क्रिएट किया है। क्यों हीट की फॉर्म में बात कर रहा हूं, ये चैप्टर में अगले टॉपिक्स में जाके क्लियर होगी चीज आप लोगों को। फिलहाल सीखिए, क्या चीज सीखिए, IRMS करंट इज इक्वल्स टू दैट डायरेक्ट करंट, IRMS is equals to that value of direct current which passed through any resistor for some time produces same amount of heat as produced by AC current when passed
same resistor for same time. This definition seems to be difficult while reading, but very simple statement it is. IRMS उस डायरेक्ट करंट के बराबर होता है जो किसी रेजिस्टर से किसी टाइम तक पास करने पर जो हीट प्रोड्यूस करता है उतनी ही हीट एसी करंट उसी रेजिस्टर में से उसी टाइम तक पास करने पर प्रोड्यूस करती है। देखो ध्यान से, IRMS is equal to that value of direct current which pass through any resistor for some time, any finite time whatever, for some time produces same amount of heat as produced by AC current when passed through same resistor for same time, for same time. ये same time लिखा ना हम लोगों ने, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं IRMS। क्लियर हुआ? इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, वो जरूरत वो आवश्यकता इसी चैप्टर में थर्ड सेगमेंट में समझ में आएगी। ये फर्स्ट सेगमेंट है। अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट सेगमेंट क्या है? करंट की एवरेज वैल्यूज निकालना, वोल्टेज की एवरेज वैल्यूज निकालना, आरएमएस वैल्यूज निकालना। याद रखिए एसी को यू लिखेंगे, एसी करंट, एसी वोल्टेज। याद रखना ये एक टर्म है एसी, इसे यू नहीं पढ़ सकते अल्टरनेटिंग करंट, इसे एसी करंट पढ़ते हैं, इसे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज नहीं पढ़ते, इसे एसी वोल्टेज पढ़ते हैं। यानी बाय नाम यूं ही चलेंगी चीजें। समझ में आ गई तुम्हें ये चीज? तो ये फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट का बच्चों। क्लियर होगी तो बात? फर्स्ट लेक्चर 1 था ये अल्टरनेटिंग करंट का। लास्ट में आपने लिखना हो ये चीज, दिस इज लेक्चर 1। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से साथ पढ़ना है इस चीज को। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ अच्छे लेवल की चीजें हम लोग इसके अंदर साथ साथ में इंक्लूड करके चलेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। जिसमें क्वेश्चन हमारा जेई नीट में एडवांस में बन सकता है, उन सबको साथ साथ लेके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ तक की बात तुम सबको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट लेक्चर में इतना ही है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर ये रहा, चैप्टर 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, 4 से 5 लेक्चर में चैप्टर पूरा होगा हमारा। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसी को कंट्रोल कैसे करते हैं। और जब एसी को कंट्रोल कैसे करते हैं मतलब आपने देखा डीसी के सर्किट एलिमेंट कौन से थे, डीसी को कंट्रोल करने के लिए आपने रेजिस्टेंस का यूज किया था, लेकिन कैपेसिटर इंडक्टर के केस में फाइनली जाके वो किया तो शॉर्ट वायर बन जाते हैं इंडक्टर के केस में, या कैपेसिटर वाला रास्ते धारा करंट जाता ही नहीं है। हाउ दोस थ्री सर्किट एलिमेंट्स, विच थ्री सर्किट एलिमेंट्स, resistor, capacitor and inductor are going to behave with alternating current, that will we see in lecture number 2 and 3। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा, इसको अच्छे से रखिएगा, ध्यान से इतना पढ़ लीजिए। ओके बच्चों।